सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग लगाने वाले हैं। ये सारी इजी क्वेश्चन है, लेवल 1 के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वाले सेक्शन से। साथ साथ लगाना चाहें तो आप क्वेश्चन साथ साथ भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले लगाना चाहते हैं कि साथ साथ। हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस देखते चलेंगे क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बनाएंगे जल्दी से पहला क्वेश्चन। Sea levels have been risen all around the world, threatening natural calamities like tsunamis, floods, etc. बताएंगे भाई क्या बनेगा। यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं, आपको ध्यान होगा हमने ये पढ़ा था ना, रेज और राइज रोज, कुछ याद हो तो आपको याद है राइज और रेज में क्या डिफरेंस है। रेज रेज्ड रेज्ड, और राइज रोज राइजन। इसी की ही फिर आईएनजी वाली फॉर्म रेजिंग बनती है, और इसी की ही एस या ई एस वाली फॉर्म रेजिज बनती है। राइजिंग बोल दिया। इसी की आईएनजी वाली फॉर्म रेजिंग बनती है, इसी की ही एस वाली फॉर्म रेजिज बनती है। इसी की आईएनजी वाली फॉर्म राइजिंग बनती है, और इसी की एस वाली फॉर्म राइजेज बनती है। वो आप जानते हैं, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ बोल रहा है सी लेवल्स हैव बिन राइजन ऑल अराउंड द वर्ल्ड थ्रेटनिंग नेचुरल क्लैमिटीज। क्लैमिटीज क्या होता है, आपदा को बोलते हैं हम लोग। तो सी लेवल्स जो है बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे खतरा पैदा हो रहा है नेचुरल क्लैमिटीज का। कैसा खतरा, सुनामी का और फ्लड का। अब यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि जो नीचे वाली वर्ब्स होती हैं ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, आपको ध्यान होगा, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और ऊपर वाली ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। ऐसे ही आप लाई भी आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, लाई ले लेन ले लेड लेड, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन लेती है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अगर ये नहीं भी पता हो तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको पता है, बट फिर भी मैंने रिकॉल करवाने के लिए अलग से बता दिया। कैसे, उसने बोला जो सी लेवल्स हैं, क्या हो गया, चलो एक तो ना ये तार खिंच जाती कभी कभी, पता नहीं लगता। आवाज आई होप क्लियर ही आ रही होगी। एक तो जो सी लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कोई चीज़ खुद ही हो रही है, तो हमें एक्टिव की वर्ब चाहिए, पैसिव की नहीं चाहिए। पैसिव की वर्ब कौन सी होती है, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलो हाँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बी की फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो मतलब पैसिव तो चाहिए ही नहीं ना, बढ़ाया थोड़ी जा रहा है सी लेवल को, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें पैसिव की तो नहीं चाहिए थी, वो गलत हो गया। दूसरा, विल के बाद आईएनजी फॉर्म कहाँ से आ गया, विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये भी गलत। आर रेज्ड भी पैसिव ही है, क्योंकि ये बी की फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दूसरा, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, इसके बाद तो नाउन प्रोनाउन चाहिए होता है, ऊपर नाउन प्रोनाउन है भी नहीं आगे। और ये अगर आप नहीं भी देखते तब भी बना दे रहे हैं कि पैसिव है, पैसिव तो चाहिए ही नहीं ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो क्या आंसर बचा, हैव बीन राइजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सी लेवल जो है बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, जिससे खतरा पैदा हो रहा है इन दोनों चीजों का। चलिए जी, आई वॉन्ट बोर यू विद द डिटेल्स बट आई फाइनली फिनिश माई टैक्सेस। मैं डिटेल्स के साथ आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिनिश कर लिए अपने टैक्सेस। अगर फिनिश कर लिए हैं तो काम पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो V2 चाहिए होगा, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो मतलब थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। और ऊपर वाला नो इम्प्रूवमेंट गलत, बहुत बेसिक सा है। द लीज ऑफ अर हाउस हैज रन डाउन, यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज होगी तभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, बिना फ्रेजल वर्ब की नॉलेज के आप नहीं बना सकते। तो चलिए फ्रेजल वर्ब्स को समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। रन डाउन एक टर्म है, रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी इंसान को या किसी चीज को अनफेयर तरीके से, मतलब नहीं भी कोई चीज क्रिटिसाइज करने वाली है तब भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप रन डाउन कर रहे हो। जैसे वो खुद को रन डाउन कर रहा है, तो मतलब खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है। एक रन डाउन का मतलब किसी को चोट पहुंचाना या हिट करना भी होता है, इंजर करना किसी को। आपने बाइक से किसी को ठोक दिया, गाड़ी से किसी को उड़ा दिया आपने, वो भी रन डाउन होता है इंटेंशनली, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे टू मास्क मैन ऑन मोटर बाइक्स ट्राइड टू रन मी डाउन, तो दो लोगों ने मुझे उड़ाने की कोशिश की।
रन इनटू का मतलब होता है कहीं जाके टकरा जाना, डैश इनटू समथिंग, कोलाइड विद समवन और समथिंग, ठीक है। जैसे मुझे ब्रेक मारनी पड़ी सडनली क्योंकि जो कार थी, द कार बिहाइंड रैन इनटू मी, क्योंकि पीछे से आगे कार ने मुझे ठोक दिया था, ठीक है, पीछे एक्सीडेंट हो गया था। तो रन डाउन और रन इनटू। फिर एक रन आउट होता है। रन आउट का मतलब कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, आपने यूज़ कर ली हैं, फिनिश हो गई हैं चीज़ें, यूज़ कर ली हैं, सेल कर दी हैं आपने सारी चीज़ें, तब हम यूज़ करते हैं रन आउट, कि कुछ बचा ही नहीं है। जैसे आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क, मतलब दूध खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं, आइडियाज़ अब नहीं आ रहे हैं, पेशेंस, अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, तो आई हैव रन आउट ऑफ माई पेशेंस, ठीक है। उसके बाद रन आउट का इंपॉर्टेंट मीनिंग बेटा ये वाला है, आपको याद करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट रन आउट कर जाता है तो उसका जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि जो पासपोर्ट है वो रन आउट कर गया है नेक्स्ट मंथ, कर जाएगा, आई एम सॉरी, जो पासपोर्ट है वो नेक्स्ट मंथ रन आउट कर जाएगा, आई मस्ट गेट इट रिन्यूड, मुझे रिन्यू करवा लेना चाहिए। तो कोई चीज़ एक्सपायर हो जाएगी, टाइम उसका खत्म हो जाएगा, पीरियड जो था वो खत्म हो जाएगा। फिर है रन अप टू। रन अप टू का मतलब है टू मूव टुवर्ड एंड स्टॉप डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग वेरी क्विकली एज बाय रनिंग, मतलब भागते हुए जाना और किसी के सामने जाके खड़े हो जाना, तो ये होता है रन अप टू। तो ही रैन अप टू द हाउस एंड रैंग द डोर बेल, तो वो घर के पास गया भागता हुआ और घंटी बजाई। तो हमारे सामने कितने आगे, 4 आगे। पहला है रन डाउन, क्रिटिसाइज करना और किसी को उड़ा देना, ये टकरा देना, रन इनटू, किसी में जाके भिड़ जाना। रन आउट का मतलब चीज़ खत्म हो जाना और एग्रीमेंट का खत्म हो जाना, और रन अप टू का मतलब भी सीधा कहीं पे जाना। क्वेश्चन में वापस जाएं तो लीज जो है घर की, लीज मतलब रेंट पे था ना एक तरीके से, या लीज पे लिया होगा, तो लीज जो है, जो एग्रीमेंट होता है 11 महीने का जैसे एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड का टेनेंट के साथ, तो वो खत्म हो गया है। तो कोई एग्रीमेंट जो है उसका टाइम खत्म हो गया, तो उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रन आउट। यस और नो, रन आउट का जो सेकंड वाला मीनिंग था वो यहाँ पे आ जाएगा। रन अपार्ट कोई टर्म नहीं होता, ये ऐसे ही बना के दिया हुआ। रन इनटू मैंने समझा दिया, रन अप टू मैंने समझा दिया, और रन डाउन भी मैंने आपको समझा दिया। इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इनको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, इसलिए पीडीएफ में ही मैंने सारे मीनिंग्स जो है ऐड करवा दिए, और यही समझाता चल रहा हूँ ताकि जब रिवाइज भी करो तो दोबारा से रिकॉल हो जाए, दोबारा से रिकॉल हो जाए, सुपरफ्लुअस हो गया, दोबारा और रिकॉल है। चलिए, हैव यू वॉन्ट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। हैव के साथ वॉन्ट कैसे आ गया, वॉन्टेड आना चाहिए था, V3 चाहिए। यू के साथ हैज़ नहीं आ सकता, नो सब्सटीट्यूशन भी गलत है। हैड के साथ भी V3 चाहिए, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। यू मस्ट कट ऑफ योर एक्सपेंसेस इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी। अब यहाँ पे भी आपको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेजल वर्ब के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में, ज़्यादा नहीं बट आ जाते हैं, तो पक्के कर लेना इनको, ठीक है। चलिए सबके मीनिंग समझते हैं वन बाय वन। पहले है कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मीनिंग है? अगर किसी सप्लाई को आप कट ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड करवाना ही बंद कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया तो बिजली पानी हुक्का पानी बंद कर दिया, बोलते हैं ना ऐसा। कट आउट का मतलब है रिमूव कर लेना किसी चीज़ को, फॉर्म अ शेप बाय कटिंग। पेपर में से कोई इमेज आपने काट ली है कैंची से, या मैगजीन में से कोई चीज़ आपने निकाल ली है, फाड़ के रख लिया है, तो आपने उसे कट आउट कर लिया है। जैसे उसने पिक्चर को कट आउट कर लिया है मैगजीन से। अगला है कट डाउन ऑन। इसका क्या मीनिंग है? कट डाउन ऑन का मतलब है किसी चीज़ को कम यूज़ करना, टू डू और यूज़ लेस ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफीन, तो कैफीन की मात्रा जो इनटेक है उसको मैं कम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता होगा। शी यूज टू वर्क 50 आवर्स अ वीक, एक हफ्ते में 50 घंटे काम करती थी, बट रिसेंटली उसने कट डाउन कर लिया है। अब कितनी करती होगी, 40 करती होगी, 30 करती होगी, तो किसी चीज़ को कम कर देना। अगला है कटअप। कटअप का मतलब होता है टुकड़ों में बिल्कुल बांट देना, टोटे टोटे कर देना, ठीक है, पीसेस कर देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, वो कटअप है। और कट आउट फॉर का मतलब होता है सुटेबल फॉर समथिंग। सुटेबल का क्या मतलब है? आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, मैं इस जॉब के लिए नहीं बनाऊँ, मतलब इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो हाँ। चलो जी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको एक्सपेंसेस को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? कट डाउन यूज होता है। बाकी सब आपने सीख ली है, कुछ भी नहीं आएगा। पैसे सेव करने हैं तो पैसों को आपने कम यूज करना, एक्सपेंसेस को कम कर देना, तो कट डाउन ऑन आ जाएगा।
ऋतिक जो है वो स्लो है हीर से। देन है कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ स्लोअर है, थर्ड आंसर है। एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज। एमएनसी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, मतलब उसका दिवालिया निकल जाएगा। तो जब भी कोई कंपनी का दिवालिया निकल जाता है हम कहते हैं दिस कंपनी इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट। इसके साथ जो टर्म यूज होता है वो गो यूज होता है। ये एक फ्रेज है और ये साथ में ही रहता है, ये फिक्स्ड है, तो इसलिए यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। बाकी सारे गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर है। इन स्पाइट ऑफ माई नीस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस, ही इज लवेबल। यहां पे हमें पहले सारे शब्दों के मीनिंग समझने हैं। सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ को समझेंगे। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट सेम है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट दोनों सेम है। आपको एक चीज और सीखनी है कि इन स्पाइट जो होता है इसके बीच में स्पेस होता है, एक साथ नहीं लिखा जाता, वो गलत होता है। और डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, ये बात भी आप लोग जानते हैं। इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, और ये प्रेपोजिशन होते हैं। अब हम सीखते हैं इनको कि नेवरदीलेस क्या होता है, ऑल्दो क्या होता है और हाउ एवर क्या होता है। चलिए पहले इनको सीखते हैं। नेवरदीलेस एक एडवर्ब होता है, नेवरदीलेस हो गया, ननदीलेस हो गया, और आपका नॉट विद स्टैंडिंग हो गया। इनका मतलब भी यही होता है के बावजूद, बट ये एडवर्ब है। आई न्यू अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट ऑलरेडी। मैं सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता था। बट हर टॉक वॉज इंटरेस्टिंग नेवरदीलेस। मतलब मैं सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता था, बावजूद उसके उसकी बातों में मुझे बड़ा मजा आ रहा था। इतना जानने के बाद तो मुझे चीजें बोरिंग लगनी चाहिए थी, बट मुझे मजा आ रहा था। तो यहाँ पे के बावजूद का सेंस आ रहा है। हाउ एवर के दो मीनिंग, तीन मीनिंग है एक्चुअल में। ये वाला मीनिंग आप रहने दीजिए, ये रेयरली यूज होता है। आप ये मीनिंग समझिए और ये वाला समझिए। हाउ एवर एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। हाउ एवर का मतलब है डेस्पाइट वट एवर अमाउंट और डिग्री। मतलब कोई चीज कितनी भी हो जाए, जैसे हाउ एवर हंग्री आई एम, मैं कितना भी भूखा हूं। आई नेवर सीम टू बी एबल टू फिनिश ऑफ अ होल पिज़्ज़ा, फिर भी मैं पूरा पिज़्ज़ा अकेला नहीं खा सकता हूँ। ऐसा कितना भी हो जाए मैं चोरी नहीं करने वाला। कितना भी हो जाए मतलब कोई कितना भी पैसा दे ले, मैं रिश्वत नहीं लेने वाला, बोलते हैं ना ऐसा। तो वही है यहाँ पे कि कोई चीज़ कितनी भी अमाउंट और कितनी भी डिग्री में हो जाए, बोलते हैं ना सब, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हाउ एवर। हाउ एवर कंजंक्शन भी होता है। इसका मतलब है इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से। यू कैन डू इट हाउ एवर यू लाइक, जैसा आपको मन करता है वैसा कर ले। इट रियली डजेंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, जो तेरे को अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है तो वैसा कर। तो दो मीनिंग होते हैं। ऑल्दो तो आपको पता ही है, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। जैसे ऑल्दो शी इज ग्रीडी येट, सॉरी, ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज ग्रीडी। हालांकि वो अमीर है लेकिन वो लालची है। तो ये हालांकि होता है और ये भी कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन की क्लास में हमने इसे पढ़ा भी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस में दो दो, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। इस सेंटेंस में दो दो क्लोज है। सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, क्लोज नंबर 1। एक वर्ब ये है तो उसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा, तो साथ में लिखा यही है, तो क्लोज नंबर 2। अगर आप यहां पे प्रेपोजिशन लिख दोगे तो उसके बाद वाला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएगा ये पूरा का पूरा, जो नीस का डॉग है कैस्पर। बट फिर वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये वर्ब का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है? आप कंफ्यूज मत हो, ये पूरा का पूरा एक ही शब्द है। नीस का डॉग जो है उसका नाम कैस्पर है। जैसे मैंने बोला राहुल कार, तो मेन सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? कार है, राहुल नहीं है। ऐसी जो नीस का जो डॉग है कैस्पर, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये है मेन। बट प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं समझे मेरी बात। प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये जो नीस का डॉग कैस्पर, अगर ये ऑब्जेक्ट है मान लिया, तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब तो सब्जेक्ट के बिना आ नहीं सकती। तो कहने का मतलब वो ऊपर गलत लिखा हुआ, इन स्पाइट ऑफ आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं भाई। तो ठीक है मान लिया ऑब्जेक्ट, बट इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, फिर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस गलत हो गया ना, इसलिए वो गलत है। तो 8वां सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो गया, पॉइंट नंबर 1, मतलब नो सब्सटीट्यूशन जो रिक्वायर्ड है वो गलत हो गया। उसके बाद नेवरदीलेस एडवर्ब होता है, हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्लोज नंबर 1। और ये वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट ही होगा डेफिनेटली, ऑब्जेक्ट बनना भी नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट ही होगा।
तो क्लोज नंबर 2, इन दो क्लोजेस को जो जोड़े वो कंजंक्शन होता है, लेकिन नेवरदीलेस तो एडवर्ब होता है, तो ये भी गलत। अब हाउएवर कंजंक्शन भी होता है, एक देखा था हमने, और ऑल्दो भी कंजंक्शन होता है। बट आगे देख रहे हैं नीसिस और नीसिस, मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगाऊं कि खाली एस लगाऊं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पोजेशन बताना है कि नीस का जो डॉग है, इसका डॉग, मेरा डॉग, इसका घर, मेरा घर, पोजेशन बताना है, प्लूरल नहीं बना सकते। दो नाउन के बीच में जोड़ने के लिए, पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, फोर्थ गलत। और अब मीनिंग भी सही बैठ रहा है। ऑल्दो माई नीसिस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस, हालांकि जो मेरे नीस का डॉग है कैस्पर वो बड़ा शरारती है, ही इज लवेबल, लेकिन वो प्यारा भी है बहुत। तो वो ऑल्दो रिच वाला ग्रीडी वाला एग्जांपल दिया था, बैठ गया ना। ऑल्दो के साथ येट भी आता है, कोमा भी आता है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। बनाओ इसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, जल्दी से बनाएंगे सभी बच्चे। ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। डस्ट स्टॉर्म क्या है? मिट्टी का तूफान, रेतीला तूफान। तो रेतीले तूफान से वो ब्लाइंड हो गए, आंखों में धूल चली गई, जिसकी वजह से वे लोग डिसऑर्डर में फेल हो गए। मतलब वो समझ में ही नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मतलब आंखों में मिट्टी इतनी आ गई, धूल इतनी आ गई, इधर जाएं उधर जाएं, सब बौखला रहे हैं, पागलों की तरह इधर उधर हो रहे हैं। तो दे फेल इनटू डिसऑर्डर का यहाँ पे ये मीनिंग है। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ जो भी शब्द चाहिए वो इसके बारे में बता रहा है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगी, ये रही फॉल, फेल, फॉलन। सब्जेक्ट को अगर वर्ब मिल गई है तो फिर यहां तो वर्ब होगी नहीं, क्योंकि अगर यहां वर्ब होगी तो एक और सब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब सब्जेक्ट के साथ ही लिखी जाती है इन जनरल। तो यहां पे वर्ब चाहिए भी नहीं हमें। यहाँ पे फिर क्या चाहिए? क्योंकि इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिल गया, तो यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की? तो आप मुझे बताइए, दे क्या है? दे होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होगा? एडजेक्टिव। क्योंकि ब्लाइंड कौन हो गए थे, किसकी आंखों में धूल चली गई थी? दे के। दे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब आपको पता होगा एडजेक्टिव के बारे में, आप लोग जानते हैं मॉडिफाई करने वाला वर्ड होता है। बट ब्लाइंड तो आपका वर्ब होता है, ब्लाइंड नाउन भी होता है, ब्लाइंड वर्ब भी होता है। आप लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये दोनों एडजेक्टिव का भी काम करती है। अ डेवलपिंग कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री बड़ा फेमस एग्जांपल है, कई बार बच्चों को मैं दे चुका हूं। अ डेवलपिंग कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग क्या है? एडजेक्टिव है। डेवलप्ड क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। वर्ब को जब आपने एडजेक्टिव बनाना होता है, या तो लगा दो आईएनजी या लगा दो वी3। तो यहाँ दोनों ही है, आईएनजी भी है और वी3 भी है। बट अगर बाय लिखा आ जाए ना, तो ध्यान रखिएगा फिर वहां पे वी3 एज एडजेक्टिव, हम एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं, तो सेकंड वाला आ जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। तो ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, रेत के तूफान की वजह से आंखों में धूल चली गई थी, उसकी वजह से वे लोग डिसऑर्डर में फेल हो गए, मतलब इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे। ऐसा ही मैं एक दो स्ट्रक्चर और दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। स्टन्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड न्यूज ही ड्रॉप्ड हिज कॉफी कप, समझे? इंस्पायर्ड बाय हर वर्ड्स ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज ड्रीम्स। सिमिलरली ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो वर्ड आया हुआ है वो इसी के बारे में बता रहा है। स्टंड हो गया था, स्टंड मतलब भौचक्का हो गया था अनएक्सपेक्टेड न्यूज से, तो हैरान हो जाने की वजह से उसने ड्रॉप कर दिया कॉफी कप। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा, वो वर्ब नहीं है, वो इसके बारे में बता रहा है, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट तो ये हो गया ना कॉम्बिनेशन पूरा। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। कैसे पता लगा? ये प्रोनाउन है ना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब बाय लिखा है तो मैंने कहा वी3 एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं, इसलिए स्टंड। सेम चीज यहाँ पे है। इंस्पायर कौन हुआ? ही तो हुआ ना, तभी तो ही ने डिसाइड किया परस्यू करने का उसके ड्रीम्स को। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। वी3 है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये मैंने पार्टिसिपल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया डिटेल में, जेरेंट पार्टिसिपल की क्लास में, वर्ब की क्लास में। और बाय है तो वी3 आ गया। ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, सेम चीज है। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। चलिए, चेक ऑल रेडिएटर्स फॉर मीगर लीक्स
स्पेशल राउंड पाइप वर्क कनेक्शंस। बताओ भाई क्या बनेगा। चलो, मीगर का मतलब होता है कम, छोटा या ना के बराबर या स्मॉल। तो कह रहा है चेक करो सारे रेडिएटर्स जहां पे कहीं छोटा सा लीक हो रहा हो, स्पेशली वहां पे चेक करो जहां राउंड पाइप वर्क कनेक्शन है। अब मेरी बात समझना, सबसे पहले आप फर्स्ट को देखो कौन सा रिप्लेस कर सकता है। इस वाले पार्ट को इसमें से कुछ रिप्लेस करेगा और इस वाले पार्ट को इसमें से कुछ रिप्लेस करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है। अब बताओ क्या आएगा। क्रैम्प्ड, स्मॉल और मॉडेस्ट, तीनों का मतलब कहीं ना कहीं स्मॉल से रिलेटेड होता है, और मीगर का मतलब भी स्मॉल होता है कि कहीं छोटा सा लीक तो नहीं हो रहा, चेक करो। तो पहले तीन से तो आप बता ही नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा आगे से। तो वो तब बता पाएंगे जब आपको दो शब्दों में डिफरेंस पता होगा। पहला आपका स्पेशली, दूसरा स्पेशली। इनके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले इनके भी एक दो और मीनिंग होते हैं, पहले उनको भी सीख लेते हैं। पहले बात करते हैं क्रैम्प्ड की। क्रैम्प्ड का मतलब है नॉट हैविंग इनफ स्पेस और टाइम। जैसे क्रैम्प्ड रूम है मतलब छोटा रूम है, क्रैम्प्ड घर है मतलब छोटा घर है, कमरे कम है। क्रैम्प्ड का मतलब ये भी होता है कोई चीज अनकंफर्टेबली स्मॉल है और रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे स्टाफ हैड टू वर्क इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो अनकंफर्टेबली रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको वहां अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि आपके ऊपर लिमिटेशन बहुत है, बंदिशें बहुत है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब नॉट लार्ज इन साइज, अमाउंट और नॉट एक्सपेंसिव। साइज में कोई चीज बड़ी ना हो, अमाउंट में कोई चीज बड़ी ना हो, मॉडेस्ट हो। एक होता है बहुत ज्यादा अबंडेंट, एक होता है ठीक ठाक डिसेंट, वो होता है मॉडेस्ट। दे लिव इन अ फेयरली मॉडेस्ट हाउस, मतलब ठीक ठाक घर है, ना छोटा है ना बड़ा है। कंसिडरिंग देयर वेल्थ, जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग उनका घर ठीक है। मॉडेस्ट का ये वाला मीनिंग बड़ा पॉपुलर है बेटा। नॉट यूजुअली टॉकिंग अबाउट और मेकिंग ऑब्वियस योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। जैसे जिंदगी में मान लो किसी इंसान ने बहुत कुछ किया है, बट वो फिर भी कह रहा है नहीं नहीं यार सब ऊपर वाले की कृपा, अरे गरीब आदमी यार, छोटे लोग क्या नहीं। तो कुछ होते हैं ना मॉडेस्ट लोग होते हैं, थोड़े हम्बल रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो मॉडेस्ट का मीनिंग ये भी होता है। स्पेशली और स्पेशली यहां से सीखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पहले से तो आप बता भी नहीं सकते, मीगर 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 सैलरी होती है ना के बराबर कम सैलरी होती है, स्मॉल। तो मीगर, क्रैम्प, स्मॉल, मॉडेस्ट, इनका मतलब कहीं ना कहीं स्मॉल से रिलेटेड है, तो आप इस जगह से चूज नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर डबल रिप्लेस वाले आ रहे हैं तो पहले से एलिमिनेट कीजिए, हो रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर आगे वाले से एलिमिनेट कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब इन दोनों शब्दों में डिफरेंस सीखेंगे। देखो बेटा, इन क्लासेस का जो पर्पज है ना वो यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना हमारा पर्पज नहीं है। हालांकि हम क्वेश्चंस अच्छे खासे लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, और मैं उसमें क्वांटिटी में भी अच्छे ही आपको करवा रहा हूं। बट मेरा पर्पज आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना नहीं, आपकी एक्यूरेसी डेवलप करवाना है। क्वेश्चन को सही तरीके से कैच करवाना मेरा पर्पज है कि आप उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो पकड़ें। तो छोटी छोटी जो बारीकियां यहां आप देख पा रहे हैं ना, इनको इंप्रूव कीजिए, सीखिए जितना सीख सकते हैं, और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए साथ साथ। जितना ज्यादा खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स लगाएंगे यहां से सीख के, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं स्पेशली और स्पेशली में क्या डिफरेंस है। ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। जानबूझ के मैंने पीडीएफ में ऐड किए हैं ये, ताकि साथ साथ आप समझ भी लो और बाद में रिवाइज भी कर सको। पहले ये वाला स्पेशली समझते हैं और फिर इसको समझेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैज बीन डन इन अ वे दैट इज स्पेशल और स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और इंडिविजुअल। मतलब ये वाला स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हम किसी खास पर्पज के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्पज के लिए। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। और ये वाला स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब हमने क्या करना हो, सिंगल आउट करना हो किसी वन पर्टिकुलर थिंग को या ग्रुप को फ्रॉम अ लार्जर सेट। आसान भाषा में कहूं तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीज में से किसी एक के बारे में बात करनी हो खास तौर पे, ये तब हम यूज करते हैं स्पेशली का। और जब कोई पर्पस बताना हो कि मैं इस पर्पस के लिए ये काम कर रहा हूं, तो यूज करते हैं स्पेशली का। एग्जाम्पल आराम से समझते हैं। मैंने बेक किया है इस केक को खास तौर पे तुम्हारे बर्थडे के लिए। तो पर्पस बताया ना, किस लिए बनाया है, खास तौर पे तेरे बर्थडे के लिए बनाया है। ये क्लासेस में क्यों ले रहा हूं, खास तौर पे आपके सिलेक्शन के लिए ले रहा हूं, तो स्पेशली आएगा।
समझ में आया? अब इसको देखेंगे। आई लव ऑल टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा, मुझे हर टाइप का पिज़्ज़ा पसंद है। मुझे एक्स्ट्रावेगेंजा भी पसंद है, मुझे फार्म हाउस भी पसंद है, मुझे अनियन भी पसंद है, कैप्सिकम भी पसंद है। बट आई स्पेशली एन्जॉय वंस विद द एक्स्ट्रा चीज़, बट मुझे खास तौर पे वो वाला पसंद है जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ होती है, चाहे कोई भी हो। तो इतने सारों में से किसी एक को पॉइंट आउट किया, इतने सारों में से किसी एक को खास तौर पे बताया। मुझे सारे फ्रूट पसंद है बट आम सबसे ज़्यादा पसंद है। समझे कि नहीं? मैं यहाँ पे आया हूँ, किस लिए आया हूँ? खास तौर पे तुम्हारे लिए आया हूँ, तो फिर ये वाला हो जाएगा। तो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया। आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूँ। अब बताओ क्या आएगा। चेक करो सारे रेडिएटर्स कि कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे लीक हो रहे हैं। खास तौर पे वो वाले रेडिएटर्स जो कि राउंड, जहां पे राउंड पाइप वर्क कनेक्शंस है। मतलब सारे रेडिएटर्स की बात हो रही है, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, बट खास तौर पे वो वाले जहां पे राउंड पाइप वर्क कनेक्शन है। मतलब इतने सारे हैं बट उसमें से किसी एक की बात कर दी पॉइंट आउट करके, तो बताओ कौन सा आएगा? बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, थर्ड आंसर हो जाएगा। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। यहां पे दो शब्द सीखने वाले हैं, एक तो है बिलीव और एक है बच्चे बिलीफ। तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ स्पेलिंग में, सभी हो जाते हैं यार, कोई बात नहीं, भगवान थोड़ी है। चलो, देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। अब क्या करें यहाँ पे? जो बिलीव होता है, बिलीव ये होता है वर्ब, और जो बिलीफ होता है ये होता है आपका नाउन। पहले वाले का मतलब होता है विश्वास करना और दूसरे वाले का मतलब होता है विश्वास, मतलब वर्ब और नाउन। तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो कि, अब ये हु किसके लिए आया? पीपल के लिए आया हुआ है, जो कि क्या करते हैं, ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है। तो मतलब यहाँ जो वर्ब चाहिए वो पीपल के अकॉर्डिंग ही चाहिए ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है, और लोग ही बिलीव करते हैं। पीपल है प्लूरल, तो फिर वर्ब कैसी चाहिए होगी? प्लूरल। तो क्या यहाँ पे प्लूरल है? हाँ जी। क्या मानते हैं? दैट कंजंक्शन है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, अगला क्लोज शुरू हो रहा है, मतलब लिखा हुआ ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती का पंगा क्यों लेना? यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए थी, आपको पता है, तो ये तो नाउन है। बिलीव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई? हम तो नहीं मानते पृथ्वी फ्लैट है, तो गलत हो गया। पास्ट की बात हो नहीं रही क्योंकि यहाँ आर लिखा हुआ, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो ये गलत, थर्ड आंसर है। यू कैन आस्क मिस्टर दिनाकर फॉर एनीथिंग, ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। ये शर्ट ऑफ हिज बैक जो है ये एक ईडियम है, ईडियम का मीनिंग पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। समवन वुड बी विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन। अगर आप अपनी शर्ट किसी को दे सकते हैं तो कहने का मतलब है आप अपनी ही शर्ट उतार के सामने वाले को दे रहे हैं, और सामने वाला जो है मुसीबत में, और आपने उसे थोड़ी सी हेल्प कर दी एक तरीके से। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर दी, मतलब सामने वाले के लिए आप कुछ भी कर दे रहे हैं, अपने कपड़े उतार के सामने वाले को दे रहे हैं, ठंड लग रही है उसे, है ना। तो गिव समवन द शर्ट ऑफ वंस बैक। आई होप समझ में आ गया। चार्ली जो है वो नाइसेस्ट गाय है, ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक इफ़ यू वर इन ट्रबल। अगर आप मुसीबत में हो तो वो आपको अपनी शर्ट दे देगा, मतलब आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन पे वापस आए तो बोल रहा है कि यू कैन आस्क मिस्टर दिनाकर फॉर एनीथिंग, ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, तो मतलब हेल्प करने की बात हो रही है। विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन, सेल्फिश नहीं है, एरोगेंट नहीं है, तो नेगेटिव हो गया, हमें पॉजिटिव वाले चाहिए। जो डिसीजन लेता है ये कोई मीनिंग नहीं है, तो गलत हो गया। द कमिटी वर्कड अप द मैटर फॉर 2 hours बट कुड नॉट रीच एनी कंसेंसस। यहाँ 2-3 टर्म है, उसको समझेंगे। एक तो है केम राउंड और एक है आपका वर्कअप। इन फ्रेजल वर्ब्स को समझेंगे। वर्कअप का मतलब है डेवलप कर लेना किसी इमोशनल या फिजिकल स्टेट को, दैट यू फील स्ट्रांगली आफ्टर अ पीरियड ऑफ एफर्ट और टाइम। मतलब कोई काम करने के बाद अगर आपको कोई फीलिंग आ रही है तो आपने उस चीज़ को वर्कअप कर लिया। मतलब आपने चढ़ाई करी, आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और आपको भूख लग गई, तो वो चीज़ आपने वर्कअप कर लिया, डेवलप की है वो फिजिकल स्टेट, क्योंकि आपने मेहनत करी और अब आपको भूख लग गई। वी वर्कड अप अ रियल एपेटाइट क्लाइंबिंग इन दी माउंटेन्स। वर्कड अप अ रियल एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख, क्लाइंबिंग इन दी माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में क्लाइंब कर रहे थे, उसके चलते चलते रियल एपेटाइट को वर्कअप कर लिया है, मतलब उसको डेवलप कर लिया। एक फिजिकल स्टेट को किसी चीज़ के चलते एफर्ट लगाया आपने।
कम राउंड बहुत सिंपल है, हमने कई बार डिस्कस किया है। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, दोबारा से होश में आ जाना अगर आप बेहोश हो गए थे तो। शी हैजंट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेटिक येट, वो एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना ऑपरेशन के टाइम पे दिया जाता है, तो वही है, उससे अभी भी होश में नहीं आई है। कम राउंड का मतलब ये भी होता है अपने ओपिनियन को चेंज कर लेना। टू चेंज योर ओपिनियन ऑफ समथिंग ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर पर्सन्स ओपिनियन, तो आप पहले मान नहीं रहे थे बट मैंने कुछ समझाया, परसुएड किया, मैनिपुलेट किया, आप मान गए, तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं कम राउंड। विल कम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू गिवन अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम दो, वो मेरी बातों से एग्री कर ही लेगा, आ ही जाएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो ही जाएगा। आंसर आ गया क्या? कोई बात नहीं, ये तो नहीं कहोगे देख के पढ़ा रहे हो, देख के पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, आंसर से फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। आंसर जो है वो क्यों है और बाकी क्यों नहीं है, ये सीखने से फ़र्क पड़ता है। क्लियर? द कमिटी वर्कड अप द मैटर फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के लिए मैटर को ये किया, क्या किया? वर्कअप का मतलब तो किसी इमोशनल या फिजिकल स्टेट को डेवलप करना, तो यहाँ तो कोई डेवलप करने की बात ही नहीं है। बट कुड नॉट रीच एनी कंसेंसस, तो किसी मुद्दे पे नहीं पहुंचे, मतलब किसी सहमति पे नहीं पहुंचे। कंसेंसस का मतलब होता है सबकी मिला के जो सहमति होती है, तो वर्कअप यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि कुछ इमोशनल स्टेट डेवलप करनी नहीं है। वर्क फॉर का मतलब होता है काम करना, वो इसकी ज़रूरत नहीं है। केम राउंड का मतलब होता है एक तो होश में आ जाना और एक एग्री कर जाना। अगर कमेटी एग्री कर गई थी तो फिर कंसेंसस तो पहुंच जाना चाहिए था ना। कुड नॉट बोला हुआ है कि सबकी सहमति नहीं हुई, नहीं हुई तो एग्री नहीं हुए होंगे, तो एग्री वाला सेंस भी नहीं आ सकता। टॉक ओवर आ सकता, 2 घंटे तक बातें की फिर भी सहमति पे नहीं पहुंचे, तो इसलिए सेकंड वाला आंसर है। परचेजिंग फर्नीचर एट अ लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व अबैंडनिंग डिज़ाइन और क्वालिटी। अगर आप परचेज करते हैं फर्नीचर को लो कॉस्ट में तो उसमें क्या नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, डिज़ाइन और क्वालिटी का अबैंडनिंग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं फर्नीचर लो कॉस्ट में तो ये भी ध्यान रखें कि क्वालिटी और डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो चीज़ भी बरकरार रहे। होता है ना अक्सर कि लो कॉस्ट पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी और डिज़ाइन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वही यहाँ पे सलाह दे रहा है। तो अब यहाँ पे गलत क्या है? कुड जो है वो सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि कुड तो एबिलिटी बताता है, हमें एबिलिटी थोड़ी बतानी है कि ऐसा नहीं हो सकता या ये कर सकता था, वो कर सकता था, ये नहीं बताना है। वो सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सजेशन के लिए शुड आता है। कहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि भड़काने की बात नहीं हो रही है, ना कुछ पछतावे की और ना ही कुछ भूलने की। वो सिंपली ये बोला जा रहा है परचेज करना है अगर फर्नीचर लो कॉस्ट पे तो शुड नॉट एंटेल सेक्रीफाइसिंग डिज़ाइन और क्वालिटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आप डिज़ाइन और क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। एंटेल का मतलब होता है इंक्लूड, तो एकदम सही लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला ही सही है। आई कैन हेयर द बैंड विच इज़ प्लेइंग पेट्रियोटिक ट्यून्स इन द प्ले ग्राउंड, तो मैं सुन सकता हूँ उस बैंड को जो कि प्ले कर रहा है। क्या प्लेयर कर रहा है? प्लेइंग व्हाट? नाउन चाहिए, तो देखो ट्यून्स नाउन है, नाउन को मॉडिफाई ये एडजेक्टिव कर रहा है। पैट्रियट नाउन होता है, पैट्रियोटिक एडजेक्टिव होता है, तो मतलब लिखा हुआ सही है, नो इम्प्रूवमेंट है भाई। ट्यून्ड तो वर्ब होगी तो चाहिए ही ना, प्लेइंग व्हाट हमें नाउन चाहिए तो गलत हो गया। ये दोनों नाउन एक साथ आ नहीं सकते, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा ना, ये तो खुद नाउन है तो गलत हो गया। अब ट्यूनिंग हो सकता है नाउन है और ट्यून्स भी नाउन है। ट्यूनिंग और ट्यून्स में क्या डिफरेंस है? ट्यून तो आपको पता है कोई धुन बज रही है। ट्यूनिंग क्या है? ट्यूनिंग बेसिकली जैसे आप गिटार लेके आते हैं, गिटार बजाते हैं, बढ़िया बज रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी ट्यूनिंग सेट कर रखी है। वो देखा है आपने, साइड से नट कसते रहते हैं उसके, ताकि आवाज़ जो है सुरीली निकले, बढ़िया निकले। सुरीली मतलब बढ़िया हारमोनाइज हो जाए, आवाज़ जो बढ़िया निकले, हारमोनी में निकले। या फिर ढोलक आपने देखा होगा बजाते हैं तो ढोलक वाले जो है नट कसते रहते हैं ताकि जो ताल है उसकी, तो धुम तना ना दिन तना जो है बढ़िया बजे है, ये वाला टाइप का। स्कूल में मैंने बहुत बजाया है ये। ओम नाम उस प्रभु का है प्यारा, वही जीवन का एक सहारा। हाथ में वो कोंगो और चोंगो होता है ना, मैं वो बजाता था, प्रेयर करता था, तो मैंने स्कूल में ड्रम सेट भी बजाए हैं। खैर छोटे होते के शौक थे, अब तो छोड़ दिए भाई। तो आई कैन हेयर द बैंड विच इज़ प्लेइंग पेट्रियोटिक ट्यून्स इन द प्ले ग्राउंड, तो कौन कौन सा गलत हो गया? हमें वर्ब चाहिए नहीं, ये वाला दो नाउन एक साथ आ नहीं सकते। ट्यूनिंग और ट्यून्स में डिफरेंस है मैंने बता दिया, तो हमें यहाँ ट्यून चाहिए कि बैंड जो है वो प्ले कर रही है, धुन को बजा रही है, तो लिखा हुआ ठीक है। We have only just enough money to live on now, and if my husband loses his job, we will really be up again it। यहाँ पे भी हमको एक
ईडियम की ज़रूरत है कि हमारे पास बस ना के बराबर पैसा है, इतना ही है कि जितना हम गुजारा कर सकें। लिव ऑन का मतलब गुजारा करना। बट अगर मेरे पति की भी जॉब चली गई तो विल रियली बी अप अगेन, इट नहीं होता, अगेंस्ट होता है। और वो एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बी हैविंग और लाइकली टू हैव सीरियस प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो यू आर दैट इज़ बी अप अगेंस्ट इट। तो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही है और कोई भी नहीं है, तो अप अगेंस्ट इट वाला आएगा, बाकी कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही आड़े टेढ़े बना के दे दिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुड नॉट फाइंड इट। तो इनके मीनिंग आपको पता होगा। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, तो किताब में कौन सी छानबीन कर रहा है और क्या नहीं मिला उसे, ये तो बताओ। किताब को ही ढूंढ रहा था, किताब नहीं मिली, किताब में कुछ छानबीन नहीं कर रहा था, नो सब्सटीट्यूशन है ही नहीं। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को नीचे की दृष्टि से देखना, छोटा समझना। किताब को क्यों छोटा समझेंगे भाई। लुक अबव का मतलब ऊपर देखना, ऊपर देखने की बात नहीं है। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, ये हो सकता है कि वो ढूंढ रहा था किताब 2 घंटे से बट उसे मिली नहीं। लुक आफ्टर का मतलब तो देखभाल करना होता है। किताब की कौन सी देखभाल हो रही है भाई, देखभाल बूढ़े लोगों की, माँ बाप की, छोटे बच्चों की, उनकी देखभाल होगी। किताब की देखभाल नहीं करनी है। और मिली नहीं तो मतलब ढूंढ रहा था, तो लुक फॉर आएगा। आई एम श्योर यू कैन विन द मैच इफ़ यू ट्राई हार्डली। हार्ड और हार्डली में डिफरेंस आपको पता है। हार्ड का मतलब 2 मीनिंग होते हैं, एडजेक्टिव भी होता था, एडवर्ब भी होता था, ये मैंने बताया हुआ है आपको। लेटली समझाया था, हार्ड हार्डली समझाया था। तो हार्ड हार्डली, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब कठोर होता है, और जब हार्ड एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है मेहनत से, है ना। हार्डली का मतलब होता है शायद ही कोई या ना के बराबर। तो तुम जीत सकते हो मैच अगर तुम मेहनत करोगे, मेहनत वाला सेंस चाहिए, तो हार्डली तो आएगा नहीं, ना के बराबर वाला सेंस नहीं है। दूसरा, यू ट्राइंग कोई टर्म नहीं होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए ना। इफ़ के साथ आपको पता होगा, इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। और पहली बात तो ये सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब चाहिए होगी, ये वर्ब थोड़ी है, ये वर्ब नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आ सकती है। आ सकती है अगर उसके पहले इज ए मारो, शी इज ट्राइंग, है ना, या फिर सॉरी, यू आर ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, तो आ भी सकती है। अच्छा, एक केस में और आ सकती है, अगर आगे मेन वर्ब अवेलेबल हो, जैसे द गर्ल डांसिंग ओवर देयर इज माई फ्रेंड। तो गर्ल डांसिंग ओवर देयर इज माई फ्रेंड, तो गर्ल सब्जेक्ट है, अब उसके साथ जो डांसिंग है वो वर्ब नहीं है। यहाँ पे डांसिंग सही लिखा हुआ है, गर्ल के साथ आया हुआ है, बट गर्ल सब्जेक्ट है, उसका जो वर्ब है वो इज है। द गर्ल इज माई फ्रेंड, मतलब गर्ल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्ल इज माई फ्रेंड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो गर्ल इज माई फ्रेंड, कौन सी गर्ल? दैट गर्ल हु डांसिंग ओवर देयर। द गर्ल डांसिंग ओवर देयर, डांसिंग क्या है यहाँ पे? गर्ल के बारे में बता रहा है। गर्ल क्या है? नाउन है। अब ये तो नहीं बोलोगे गर्लफ्रेंड है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिख के समझाता हूँ। चलो समझेंगे एक बार। द गर्ल, नहीं अगर लाइव होता तो सच में एक आधा बोल भी देता, गर्ल क्या है? द गर्ल डांसिंग ओवर देयर इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। तो गर्ल सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब जो है वो ये है। ठीक है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। जब सब्जेक्ट को वर्ब मिल जाए तब साथ में आईएनजी आ सकता है। और ये डांसिंग गर्ल के बारे में बता रहा है, ये नाउन है। नाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव है, इसे पार्टिसिपल कहते हैं। समझे कि नहीं? समझ गए होगे। बट यहाँ तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद आईएनजी नहीं लिख सकते ना, आगे या तो मेन वर्ब होती कुछ, या फिर इसी के पहले इज एम आर होता, इसलिए ये गलत है। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, इफ़ यू ट्राई हार्ड। आई आस्क्ड रीटा या रीता दैट हाउ फार हर स्कूल वॉज। दैट और हाउ साथ में नहीं आ सकते, डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड के साथ दैट नहीं आता है। कारण, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली वाला शब्द खुद ही कंजंक्शन का भी काम करता है और दैट भी कंजंक्शन है, तो दो दो कंजंक्शन एक साथ कैसे आ जाएगा? तो ये गलत। दूसरी बात, हाउ सेंटेंस के बीच में है तो मतलब क्वेश्चन पूछने का सेंस दे रहा है, बट इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके से जब सेंस देता है तो पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में वर्ब होती है और एंड में फुल स्टॉप होती है, तो ऐसा है भी। पहले तो लिखे हुए को काटा मारो, लिखे हुए को काटा मारने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे दैट है साथ में उसको काटा मार दो, दैट गया देन गया, हाउ के साथ कुछ और नहीं आ सकता, हाउ इकलौता आएगा, क्योंकि वो खुद ही कंजंक्शन होता है, साथ में कुछ और मत लेके आओ। हाउ फार यहाँ पे भी है, हाउ फार यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी। अब क्या करें, इज लगाएं कि वोज?
तो बात किस में चल रही है, पास्ट में, मतलब V2, तो ये गलत हो गया, फोर्थ सही हो जाएगा। विच मूवी हैव यू वॉन्टेड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम कौन सी मूवी देख रहे थे? वो आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ा हुआ है ना, कि कोई काम चल रहा था अचानक से बीच में कोई दूसरा काम हो गया। तो जो चल रहा था वो लॉन्ग एक्शन था, जो बीच में हो गया वो शॉर्ट है। शॉर्ट में हम लोग V2 का यूज़ करते हैं, लॉन्ग के अंदर हम लोग वॉज वर ING का यूज़ करते हैं। बोलो ना हाँ, नहीं बोलोगे? मत बोलो, क्योंकि बोल नहीं सकते ना। विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन, तो कौन सी मूवी देख रहे थे जब कॉल किया? तो कौन सी मूवी देख रहे थे जब कॉल किया? जब कॉल किया V2 है, मूवी कौन सी देख रहे थे तो वॉज वर ING है। कित्थे है जी? एथे है जी, वो एथे आ। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। पास्ट की बात चल रही है, प्रेजेंट आएगा नहीं, डिड के साथ V2 आता नहीं है। ऊपर वाला भी प्रेजेंट है, हमें पास्ट चाहिए, वो हमने लगा दिया वॉज वर ING। इट वॉज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस, पहली बात तो हॉरिबल में ह है, सो जा वरना हंसता आ जाएगा, ह। तुम बाढ़ देखी है? खतरनाक पिक्चर है भाई, देखिएगा, बढ़िया पिक्चर है। ह तो कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवल कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट के लिए क्या आता है? ए की एन, ए आता है। वोवल के लिए एन आता है, तो पहली बात तो ए आएगा, और ए आएगा क्योंकि आगे डे है। नाउन के लिए आर्टिकल आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में आ गया तो वो आर्टिकल लेके आएगा। तो कहाँ कहाँ पे? यहाँ तो आर्टिकल ही नहीं है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। इट सिंगुलर होता है हमेशा, अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वर्ब नहीं वॉज हो जाएगा। सो इट वॉज अ हॉरिबल डे एट द ऑफिस फॉर रॉय, बट ही डिडंट अलाउ इट टू स्पॉइल हिज इवनिंग प्लान्स। देयर इज इवन अ पिक्चर by which a witch is riding a broomstick on the sides of the police cars। पहली बात तो witch क्या है? चुड़ैल या जादूगरनी को बोलते हैं। broomstick किसको बोलते हैं? झाड़ू को बोलते हैं। तो चुड़ैल, चुड़ैल। एक तो रात को वीडियो रिकॉर्ड कर चल। देयर इज इवन अ पिक्चर बाय विच अ विच इज राइडिंग अ ब्रूमस्टिक ऑन द साइड्स ऑफ द पुलिस कार्स। अच्छा देखो, पिक्चर ऑफ समबडी होता है, तो पहली बात तो ऑफ ढूंढो, ऑफ ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये गलत हो गया पहला पॉइंट, ये भी गलत हो गया। अब विच की अविच, तो मैंने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आएगा। ओके, वहां से क्यों देख रहा हूं मैं? यहां से भी तो देख सकता हूं। देर, देर इज बोला हुआ है ना, इज है ना, और आगे ए भी है, तो सिंगुलर चाहिए होगा, ये गलत, थर्ड आंसर हो जाएगा ना। तो देयर इज इवन अ पिक्चर है किसकी? जादूगरनी की, जो कि राइड कर रही है अपनी झाड़ू को। वो चुड़ैल झाड़ू पे बैठ के आ रही है अपना, है ना, पुलिस कार की साइड में दौड़ा रही है अपनी झाड़ू को। एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे, वो अभी देखा था ना, लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन। क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए उसने पार्टी को लीव कर दिया। तो ये V2 और ये वॉज वर ING। तो वॉज वर ING तो यहाँ पे है, बट यहाँ पे V2 नहीं है, नहीं है तो लेफ्ट कहाँ है? ये रहा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। एडवर्ड 2 इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। देन है ना, तो देन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो ये कंपैरेटिव नहीं है, ये नहीं है, लेस है, लिटिल लेस लीस्ट, तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। अरे बच्चे को परेशान मत करो, क्या कर रहा है वो? PUBG खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है फ़ोन में, यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है ना, पढ़ रहा है, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब द बॉय, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो कर रहा है। एट द मोमेंट ही इज डूइंग समथिंग, तो एट द मोमेंट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन, तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए क्योंकि मूवमेंट में वो कोई काम कर रहा है, इसलिए ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। चलिए जल्दी से बनाएंगे भाई अगला क्वेश्चन, तो बनाइए भाई इसे जल्दी से। दे ईच लिसन केयरफुली टू वट ईच अदर सैड। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर बोला है दे ईच लिसन केयरफुली, तो दे कौन है यहाँ पे? दो की बात हो रही है कि दो से ज्यादा की बात हो रही है? तो अगर दो होता तो बोथ लिखा होता है यहाँ पे, मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है। दे ईच लिसन केयरफुली टू वट ईच अदर सैड। आपने एक चीज और नोट करी कि यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है और लिसन जो उसकी है वर्ब है। यहाँ पे सैड भी है, वर्ब है, तो उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा। बट ये जो ईच अदर होता है और जो वन अनदर होता है, जो कि हमने प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा था, ईच अदर और वन अनदर, ये जनरली ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं, ये सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आते। जैसे शी एंड आई लव ईच अदर, लव ईच अदर ऑब्जेक्ट की जगह पे। दे अग्रीड विद वन अनदर, विद वन अनदर, तो विद का ऑब्जेक्ट बन के आए हैं। बट हमें यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, तो ना ईच अदर आएगा ना वन अनदर आएगा, तो ईच अदर के लिए आपका नो इम्प्रूवमेंट गलत,
वन अनदर के लिए आपका ये गलत। ईच अनदर कोई टर्म नहीं होती है, तो द अदर आ जाएगा, इसमें वर्ब का सब्जेक्ट अदर बन जाएगा, और ये नाउन है क्योंकि इसके पहले द आर्टिकल है, थर्ड आंसर है। द ईच लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट द अदर सेड। क्लियर है जी सभी बच्चों को? मिस्टर अल्फ्रेड hasn't thought of his friend since he went abroad, out of sight out of mind। ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, नज़र से बाहर तो दिमाग से भी बाहर। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर अगर कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उससे कैसे बचें, तो मैं हमेशा से आपको यही सजेशन देता हूँ कि कोई चीज़ नज़रों से ओझल है तो दिमाग से भी ओझल है, इन्वायरमेंट से उसको दूर कर दीजिए। अगर फ़ोन परेशान कर रहा है तो फ़ोन को उठा के कहीं पर रख दीजिए आप जब पढ़ने बैठें तो। अब कुछ बच्चे कहते हैं फ़ोन में ही पढ़ना है, अगर फ़ोन में ही पढ़ना तो जो चीज़ फ़ोन के अंदर परेशान कर रही है उसे डिलीट कर दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर वो बहुत टेम्पटिंग होती हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं खींचे चले जाते हैं हम उसकी तरफ, तो उसके लिए आपको फिर कुछ टाइम सेट करना पड़ेगा कि मैं इसी टाइम ही चलाऊंगा बस, अगर चलाना भी है तो पूरी तरीके से कोई चीज़ अगर आप नहीं बंद कर पा रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम सेट कर दीजिए, तो थोड़ा सा रेगुलेशन आ सकता है। तो नज़र से बाहर तो दिमाग से भी बाहर। लीव कंट्री करने की बात नहीं है, मेमोरी खो देने की बात नहीं है। अगर आप किसी इंसान को देखेंगे ही नहीं तो यू फॉरगेट अबाउट देम, तो उसके बारे में भूल ही जाएंगे, या नॉर्मल भूलने की बात नहीं हो रही है, थर्ड आंसर आ जाएगा। मिस टीना कुड फिनिश द असाइनमेंट बाय फ्राइडे एट अ पुश वेंसडे। एट अ पुश भी क्या है, एक इडियम है। एट अ पुश का मतलब है इफ़ यू कैन डू समथिंग एट अ पुश यू कैन डू इट बट इट विल बी डिफिकल्ट। आप कर सकते हैं बट वो मुश्किल होगा। तो कोई चीज़ अगर आप एट अ पुश कर रहे हैं तो वो आपके लिए पॉसिबल है बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। एट अ पुश आई कुड बी देयर बाय 8 o'clock। ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हद से हद बोलते हैं ना, हद से हद इतने बजे तक आ जाऊंगा, तो वो हद से हद मतलब हद मार के बात हो रही है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, मिस टीना कुड फिनिश द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। कर सकती थी फ्राइडे तक, एबिलिटी बताई जा रही है पास्ट की। एट अ पुश वेंसडे, अगर ज़्यादा जोर लगाएगी तो वेंसडे तक कर देगी, मतलब अगर अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा पुश करेगी, है ना, थोड़ा और अपना पोटेंशियल दिखाएगी तो वेंसडे तक कर देगी। ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग यूजुअली समथिंग नाइस, तो यहाँ नाइस करने की बात नहीं है कुछ, कि कोई नाइस चीज़ है उसके ऊपर मेहनत करने की बात नहीं है यहाँ पे। प्रोबेबली पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट, ये आंसर है कि पॉसिबिलिटी है बट मुश्किल होगा, तो सेकेंड हो गया। मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, ये भी हो सकता है बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका सेकंड वाला आंसर है। एट अ पुश का मतलब कि आप एफर्ट लगा रहे हो, पॉसिबिलिटी है बट वो चीज़ डिफिकल्ट होगी, तो ये मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये नहीं। यूजिंग वट एवर मेथड्स आर नेसेसरी, उन तरीकों को यूज़ करना है जिनकी आवश्यकता है, तो कोई तरीके यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ पे कोई चीज़ डिफिकल्ट है बट पॉसिबल भी है, वो वाला सेंस है। अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन योर ऐसे इज द बेस्ट, क्या होगा भाई यहाँ पे बताओ जल्दी से। अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन योर ऐसे इज द बेस्ट, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन होता, अकॉर्डिंगली नहीं तो लिखा हुआ गलत है। फिर आप सोच रहे हो कि ये सही है बट यहाँ पे माइन है, माइन तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद नाउन आता ही नहीं है, यहाँ माई होना चाहिए था। याद है हमने नाउन की क्लास के अंदर पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, तो ये भी गलत हो गया। इन माई ओपिनियन होना चाहिए, यहाँ पे भी माई होना चाहिए था क्योंकि उसके बाद ये फिर नाउन है। माइन के बाद तो कोई नाउन आता ही नहीं है, ये भी गलत। या तो फिर अकॉर्डिंग टू मी कर लो, अकॉर्डिंग टू ये प्रेपो है, प्रेपो के बाद ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, तो फोर्थ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी योर ऐसे इज द बेस्ट। हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंस, तो बहुत सिंपल सा और कॉमन सा। लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है कोई चीज़ रैपिडली, तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो क्विकली हो जाएगा यहाँ पे, आंसर फोर्थ है। आफ्टर द पैंडमिक, क्योंकि पैंडमिक में सब बंद हो गए थे, सब अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न थे, इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते थे, तो उसके चलते हेल्थ क्लब मेंबरशिप जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, थोड़ा से अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा ही लोग ध्यान देने लगे हैं। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन द यूएस। देन लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, तो मोर पॉपुलर कंपैरेटिव डिग्री है भी, मोस्ट आ नहीं सकता। देन के साथ एज कैसे लगा सकते हो, या तो एज और एज ही लगाते हो अगर आपको वो बताना है, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करना है, तो एज और एज का, शी इज़ एज गुड एज बोलते हैं ना टीना, ऐसा कुछ करके, कि उतना ही बढ़िया जितना कि वो, या तो एज
या फिर बेटर देन टीना, या देन लगाते हो, तो दोनों में से कोई एक ही आ सकता है ना। देन और एज साथ कैसे आ सकते हैं? सिमिलरली सो और देन भी साथ कैसे आ सकते हैं? वो एज सो एज वो एक ही बात होती है, या तो एज लगाओ या देन लगाओ, या सो एज लगाओ या देन लगाओ, तो ये भी गलत। तो जो लिखा हुआ वो ठीक है। ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइट्स यू सी। ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइट्स, वन है ना यहाँ पे, ये मतलब जब आप कोई नज़ारा देखते हो ना, तो उसको देख के कभी कभी आप मतलब ऐसा हो जाता है कि यार मतलब क्या खूबसूरत चीज़ है, आपको विश्वास नहीं होता कि ये भी दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइट्स, साइट्स मतलब यहाँ पे नज़ारों की बात हो रही है। एक ये वाला साइट भी होता है, कोई जगह को बोलते हैं, एक ये वाला साइट भी होता है, हमने कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स में पढ़ा इन सबको, इसका मतलब मेंशन करना होता है ना। तो वन है तो वन से रिलेटेड चाहिए होगा, ये आ नहीं सकता, ये आएगा, या तो दोनों में से। वन सिंगुलर होता तो आगे सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये गलत, तो ये वाला हो जाएगा। या यू हमको चाहिए नहीं, वन है तो वन से रिलेटेड चाहिए, प्रोनाउन में हमने पढ़ा था। द इनमेट्स ऑफ द हाउस हैव स्लेप्ट व्हेन द थीफ एंटर्ड। जब थीफ आया तो जो इनमेट्स हैं वो सो रहे थे, वही सेम चीज़, वो लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन वाला, कि कोई काम चल रहा था अचानक से कोई काम हो गया, तो ये V2 है, और कोई चल रहा था तो फिर वोज वर ING का हम लोग यूज़ करेंगे। समझ गए हैं सभी बच्चे कि नहीं समझे हैं? इनमेट्स मतलब उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें चाहिए तो फोर्थ हो जाएगा। ये प्रेजेंट है, हमें तो पास्ट चाहिए क्योंकि V2 बात पास्ट की बात हो रही है। हैव बीन स्लीपिंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो फोर और सिंस के साथ इन जनरल यूज होता है, तो वर स्लीपिंग आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने बताया। और आगे देखो V2 भी है। आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। उसने पास किया अगर ग्रेजुएशन तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा ना, तो यही आएगा। और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन भी आता है, आप लोग जानते हैं। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। पैर आया पैरिटी से, पैर का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, पैर का मतलब होता है इक्वल। डिस हो गया नेगेटिव, तो डिस्पैरिटी आपने सुना होगा ना, आपको याद होगा डिस्पैरिटी क्या होता है। डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी को बोलते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इन दोनों के बीच में डिस्पैरिटी है। तो डिस्पैरेज करने का मतलब किसी को नीचा दिखाना, क्योंकि आप उसे इक्वल नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भाई ने पास की है ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, तो नीचा नहीं दिखाना है। अच्छा, फ्लैटर और ये क्या बोलेंगे इसे बताओ? कोटो, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेते हैं, इसका मतलब भी फ्लैटर ही होता है वैसे। कोटो, 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 काउटाओ। इनका तो अलग ही चलता है, पूरा ऐसे जबड़ा हिला के होठ टेढ़ा करके है, कभी कभी लड़की भी बोलती है इसके अंदर, है ना। इसमें पता क्या लिखा रहा है वैसे? काउताऊ। हम हरियाणा वाले हैं, और टाओ को टाऊ बना के छोड़ेंगे। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। तो पढ़ने में तो काउटाओ कोटो आ रहा था, कोई बात नहीं। इसका मतलब भी फ्लैटर करने से रिलेटेड ही होता है कुछ। टू शो टू मच रेस्पेक्ट टू समवन इन अथॉरिटी, आपसे कोई बड़ा है उसको ज्यादा इज्जत दे रहे हो, जी सर जी सर, जी हुजूरी ज्यादा कर रहे हो। ऑलवेज डूइंग वट यू आर टोल्ड एंड चेंजिंग वट यू डू इन ऑर्डर टू प्लीज देम, सामने वाले को खुश करने के लिए वो बूट लिकिंग हम लोग करते हैं ना। सीकोफेंट आपने एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पढ़ा होगा। तो काउटाओ है, काउटाओ, ये तो कुछ, चलो छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ मैं। तो फ्लैटर करना भी वही होता है, चापलूसी करना। तो यहाँ चापलूसी करने की बात नहीं है, मुबारकबाद देने की बात है, फर्स्ट आंसर है। None of the countries involved in war were ready to broach the issue of retreat. None of the countries involved जो थी वॉर के अंदर, वो रेडी थी क्या करने के लिए? ब्रोच करने के लिए। ये भी हमने फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स में पढ़ा है। ब्रोच करने का मतलब किसी चीज को डिस्कस करना, किसी मुद्दे को उठाना, उसके ऊपर बात करना। कहाँ पे है? टर्न डाउन यहाँ पे रिजेक्ट करने की बात नहीं है, ब्रिंग अप फॉर डिस्कशन यही है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और कंटेम्पचुअसली किसी को डिसरिगार्ड नहीं करना है। डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर करना, कंटेम्पचुअसली का मतलब उसको ट्रिवियल समझते हुए, सर तुच्छ समझते हुए इग्नोर करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इशू जो है उसको उठाने की बात हो रही है, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व थी वॉर के अंदर, किसी ने भी मुद्दे को उठाया नहीं रिट्रीट के। बोलो हाँ।
द वे समवन टॉक्स एंड बिहेव्स इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। द वे समवन टॉक्स, जिस तरीके से कोई इंसान बात करता है या बिहेव करता है, उससे क्या होता है, उससे किसी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। यहाँ कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना है भाई, उसके सिंबलाइज होते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स और बिहेव से एक ही तो बात है, हाव भाव को ही तो बोलते हैं। जेस्चर्स हाव भाव होते हैं ना, बिहेव भी तो वही है, हाव भाव। तो जिस तरीके से कोई बात करता है और बिहेव करता है, उससे झलकते हैं उसके हाव भाव। अरे बिहेव और हाव भाव एक ही बात है, गलत हो गया। इफेक्ट्स तो कोई टर्म ही नहीं है ना, वर्ब चाहिए हमको यहाँ पे, क्योंकि उसका सब्जेक्ट वे है। समवन भी एक सब्जेक्ट है, बट उसकी जो वर्ब है वो टॉक्स है, इधर बिहेव्स उसकी वर्ब है। जिस तरीके से कोई इंसान बात करता है या बिहेव करता है, उस तरीके से झलकता है। क्या झलकता है उस इंसान का, ये क्या बताना है वो। तो अफेक्ट होता तो 1% सोचते, अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है वो कैप की क्लास में। इफेक्ट वर्ब भी होता है, उसका मतलब इंप्लीमेंट करना होता है। यहाँ इंप्लीमेंट तो करना ही नहीं अगर वो वर्ब है भी तो। इन जनरल ये नाउन ही होता है, अगर वर्ब बन के भी आ रहा है तो उसका मतलब फिर इंप्लीमेंट करना होता है। यहाँ कुछ इंप्लीमेंट तो है ही नहीं, लिख लो यहाँ पे इफेक्ट वर्ब भी होता है, उसका मतलब इंप्लीमेंट करना, प्रभाव डालना और प्रभाव। और जब वर्ब होता है तो इंप्लीमेंट करना कुछ, ठीक है। तो ओरा को, ओरा मतलब एक एनर्जी, एक इंसान के चारों तरफ जो एनर्जी होती है। तो इफेक्ट गलत है। डिफाइन करता है उस इंसान की पर्सनैलिटी, ये अच्छा है कि जिस तरीके से कोई बात करता है या बिहेव करता है उससे उसकी पर्सनैलिटी झलकती है, तो थर्ड हो सकता है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है किसी थ्योरी को आगे रखना। पोस्टुलेट पता है आपको, सजेस्ट करना किसी थ्योरी या आइडिया को एक बेसिक प्रिंसिपल की तरह, जिससे फर्दर आइडिया इज फॉर्म्ड एंड डेवलप्ड। जैसे मैंने आपके सामने कोई थ्योरी रखी, तब आप उसे कंसिडर कर रहे हो, उस पर डिस्कशन कर रहे हो और फिर अपने आइडियाज और दे रहे हो, एक आधार है वो थ्योरी जो है, तो मैंने उसे पोस्टुलेट किया है। तो यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटी को, थ्योरी को कुछ देना नहीं है, यहाँ पे कुछ थ्योरी आपके सामने नहीं रखनी है। तो डिफाइन करता है वो तरीका उसकी पर्सनैलिटी को, जिस तरीके से वो बात करता है। डिफाइन ही था ना, हाँ जी। द डॉग चेज द बॉल इन टू द नेबर्स यार्ड। चेज किया बॉल को, डॉग ने चेज किया बॉल को, ठीक है, क्या दिक्कत है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हैज़ के बाद V3 आता है, ये गलत है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ING आ नहीं सकता, कई बार समझा दिया। आ सकता है बट आगे अगर उसकी वर्ब होती तो कहीं और वर्ब है ही नहीं, सब्जेक्ट के बाद ING आ सकता था। अगर आगे मेन वर्ब होती तो कहीं मेन वर्ब है नहीं, ये पार्टिसिपल बन सकता था बट नहीं है। डॉग सिंगुलर है और ये प्लूरल है, वर्ब होती है चेज, तो चेजेस होता तो सोचते। वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई खिड़की बंद कर देगा क्या। तो वुड यू लाइक टू कंपनी मी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। तो वुड का इन जनरल यूज करते हैं V1 के साथ रिक्वेस्ट रखने के लिए। तो वुड यू बी सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो, वुड के साथ ING नहीं आता, विल के साथ V3 नहीं आता, दोनों के साथ V1 चाहिए, जो कि सिर्फ यहाँ पे है क्योंकि बी वॉज बीन, ये फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा। चले, ऊपर वाला गलत क्यों है, वुड यू हैव बीन सो काइंड, ये वुड हैव बीन तो वैसे भी कंडीशनल टेंस में यूज होता है। टू बी रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन। वन ऑफ याद है ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, मीन्स कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। और वन ऑफ द आएगा कि खाली मोस्ट आएगा, जब मोस्ट बोल दिया तो सुपरलेटिव डिग्री दा नहीं लेके आएगा। फोर्थ आंसर हो गया। फाइनली हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसी। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाना इसको एक बार जल्दी से। फाइनली हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैसेजेस। पैसेजेस तो आपको पता है, ऐसे को बोल लीजिए आप लोग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है। प्रेसी क्या होता है, देखो कोई आर्टिकल है मान लो बहुत बड़ा, या ऐसे है, और मान लो वो 500 शब्द में है। अब बोला जाए कि इसका प्रेसी लिखना है, ये प्रिसाइज नहीं होता, प्रिसाइज से ही बना है वैसे, बट ये प्रिसाइज नहीं होता, प्रेसी बोलते हैं इसे। कुछ लोग इसे प्रिसीज बोल देते हैं, नहीं, कुछ लोग इसे प्रेकी भी बोलते हैं, प्रेसी। ऐसे जो है 500 शब्द का है। अब आपको प्रेसी राइटिंग लिखनी है, तो कहने का मतलब इस ऐसे के मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताने, कम से कम शब्दों में, जितना प्रिसाइज हो सकता है, जितना ब्रीफ हो सकता है, कम से कम कुछ ही पॉइंट्स के अंदर ऐसे को डिफाइन करना है, वो उसकी प्रेसी होगी।
प्रेसी राइटिंग करके टॉपिक भी होता था, है ना, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पूछा जाता है। तो प्रेसी जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। यही जो शब्द है ये सिंगुलर भी रहता है, प्लूरल भी रहता है। जैसे पैसेज का प्लूरल तो पैसेजेस बन गया, बट प्रेसी का प्रेसीज नहीं बनाएंगे, प्रेसी ही रहता है। अब एंड के इधर भी प्लूरल चाहिए, इधर भी प्लूरल चाहिए। दूसरा बोल रहा है हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैसेज, और उन्हीं के प्रेसी, मतलब पैसेज जो है ऐसे के ही शॉर्ट पॉइंट्स की बात हो रही है। तो हमें शब्द चाहिए देयर, THEIR वाला, पोजेशन। पैसेज के ही प्रेसी लिखनी है, पैसेज के ही शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये वाला देयर गलत, ये गलत। अब एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग होता है ना कि बाय समथिंग, तो ये गलत, मतलब लिखा हुआ ठीक है। ये भी प्लूरल है और एंड के इधर ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, चले बोलो, चलो जी, चलिए जी। अगला क्वेश्चन, मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन बट कुड नॉट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक। अब रैक हिज ब्रेन एक ईडियम होता है, उसका मीनिंग समझेंगे। मेक अ ग्रेट एफर्ट टू थिंक ऑफ और रिमेंबर समथिंग, मतलब जोर लगा रहे हैं आप किस चीज को, याद नहीं आ रही है कोई चीज, ठीक है, तो रैक कर रहे हैं अपने ब्रेन को। आई हैव बिन रैकिंग माई ब्रेन्स ऑल डे बट आई कैन नॉट रिमेंबर हर नेम। सारा दिन मैं याद करता रहा, क्या था क्या था यार, क्या था यार। वो तो होती है ना, कुछ चीज यहाँ तक आ जाती है फिर यहाँ पे नहीं आती है। आपको याद आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पूरा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो ब्रेन को आप रैक कर रहे हैं, उससे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर राघव ने रैक किया उसके ब्रेन को बट कुड नॉट थिंक वेयर ही हैड, अरे आंसर दिखा दिया क्या, कोई बात नहीं, कि उसने कहाँ रखी है किताब, वो सोच ही नहीं पाया। दिमाग लगा रहा था बट सोच नहीं पाया। तो थॉट वेरी हार्ड, ना कि ये बोलना है कि लगातार उसके दिमाग में थॉट्स आए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार कोई चीज आना, गलत। जानता था बट कुड नॉट क्वाइट रिमेंबर इट। यहाँ याद करने की बात नहीं है, दिमाग लगाने की, सोचने की बात है। थॉट ही हैड हर्ड समथिंग बिफोर, पहले कोई चीज सुनने की भी बात नहीं है, ज्यादा सोचने की बात है। द डॉक्टर्स हैव गिवन ऑफ द केस, केस को गिव अप किया जाता है, ये रहा। बट बाकियों के मीनिंग देख लेते हैं। गिव ऑफ और गिव फोर्थ दोनों सेम है, इनका मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, अ स्मेल और अ गैस। तो हीट को प्रोड्यूस करना, लाइट को, स्मेल को, गैस को। दैट टाइनी रेडिएटर डजंट गिव ऑफ मच हीट, उस रेडिएटर से हीट नहीं निकलती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। गिव आउट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, कि मैं गिव आउट कर रहा हूं ये चीजें। गिव ओवर, इफ यू टेल समवन टू गिव ओवर, यू आर टेलिंग देम टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यूजुअली बिकॉज दे आर अनोइंग यू। परेशान मत कर यार, इस ये फ़ोन को फेंक दे, है ना। कभी कभी घर वाले भी हमको बोल देते हैं कि शोर मत मचा, ये मत कर, वो मत कर, ठीक है। इफ़ यू टेल समवन टू गिव ओवर, यू आर टेलिंग देम टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यूजुअली बिकॉज दे आर अनोइंग यू। इट्स टाइम यू गेव ओवर प्रिटेंडिंग यू आर स्टिल अ टीनेजर। हम लोग अपने माँ बाप के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि बिल्कुल बच्चे हैं हम लोग। तो घर वाले कहते हैं अब बड़ा हो जा, बच्चा कब तक बना रहेगा, अब बंद कर दे ये हरकतें। तो वहां पे वो गिव ओवर करने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने क्या कर दिया है, गिव ऑफ तो कोई टर्म ही नहीं है ना, सॉरी गिव ऑफ था, गिव ऑफ और गिव फोर्थ दोनों सेम ही थे, वो प्रोड्यूस करने से रिलेटेड था। तो केस को प्रोड्यूस नहीं किया है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है, गिव ऑफ और गिव फोर्थ प्रोड्यूस करने से रिलेटेड था। गिव आउट आपको मैंने बताया देने से रिलेटेड था। और आपका गिवन अप जो है वो आपका है, मतलब छोड़ दिया है केस को कि भाई अब तो भगवान ही इसे बचाएंगे, अब इसे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, सब बोलते ही हैं ऐसा, है ना, या रेफर कर दो कहीं और, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी तरीके की। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने गिव ओवर पढ़ लिया, इसका मतलब कुछ करने से मना कर देना, ये भी हमने पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। इन दोनों का मतलब प्रोड्यूस करना, ये भी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। यही बचा था, ये बताया नहीं था ना मैंने, गिव अप पता ही है, ईजी है, क्या बताना इसको, तो अब समझदार हैं इतने तो। ऑल द बसेस लीविंग बिटवीन 10 PM एंड 5 AM हैज बीन कैंसिल्ड। बसेस प्लूरल है ना बेटा, तो हैव आएगा ना, ये गलत है, हैव तो है ही नहीं, प्लूरल चाहिए, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ING आ नहीं सकती जब तक आगे मेन वर्ब ना हो, तो क्या लगाएंगे बताओ, ऊपर वाला भी गलत है। वर के साथ बीन कब से आने लगा, वर के साथ या तो ING आता है या फिर वर के साथ V3 आता है, पैसिव में जाए तो। बीन कब से आने लगा, वर बीन कैंसिल, तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना एक्टिव में ना पैसिव में, ये आएगा, कैंसिल हो गई है, थर्ड आंसर है।
वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज। आप अ ग्रेट बोलो, अ ग्रेट मैनी बोलो, अ गुड मैनी बोलो, पढ़ा है ना हमने, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब के सब अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं। आगे है प्लूरल, बिल्कुल है। अंडरगो का मतलब होता है सफर करना, एक्सपीरियंस करना किसी चीज को। वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज, प्लूरल ठीक लिखा हुआ है। ये क्या किया इन्होंने, अच्छा नो इम्प्रूवमेंट है ना। यहां से देखता हूं ना, कभी कभी वो एक जैसे दिख रहे होते हैं, आप बिल्कुल सामने से देख रहे होते हो तो आपको ज्यादा क्लियर दिख रहे होते हैं वो। ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल चाहिए, गलत है। ग्रेट मैनी कोई टर्म नहीं होता, अ ग्रेट मैनी होता है। या तो होता है मैनी, ये हमने पढ़ा है सिंटेक्स में, या होता है मैनी, या फिर होता है अ गुड मैनी, या फिर होता है अ ग्रेट मैनी। यस और नो, जानते हैं ना सभी बच्चे। चलो, तो ये भी गलत हो गया। मच के बाद प्लूरल तो वैसे ही नहीं आता, लिखा हुआ सही है। शी एक्टेड एज इफ शी इज द वन हु वॉज हर्ट। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उसी को बस क्षति पहुंची है, उसी को नुकसान हुआ है। वैसे तो एज इफ के बाद अनरियल सिचुएशन हो तो आपको ध्यान होगा, या तो हम यूज करते हैं वी टू या हम यूज करते हैं वर। बट ये अनरियल सिचुएशन नहीं है, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि वही है जिसको हर्ट हुआ है। तो हो भी तो सकता है सच में उसको हर्ट हुआ हो। ये एक तो मैं ये बोलूँ कि ऐसे बात कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री है, तो वो नहीं है ना भाई। बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे एक्ट कर रही है जैसे उसको ही हर्ट हुआ है, तो हो भी तो सकता है उसको हर्ट हुआ हो। तो रियल सिचुएशन है, पॉइंट नंबर 1। अनरियल नहीं है तो काटा मारो, पहली बात। तो दूसरी बात चल रही है पास्ट में वी टू, तो यहाँ पे भी पास्ट ही चाहिए होगा। तो पास्ट के लिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वी टू ही होता है, क्योंकि वॉज की फॉर्म इकलौती आई हुई है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर अनरियल होता तो यही वॉज वर्ब बन जाता, है ना। सिखाया हुआ आपको मैंने, 4th आंसर हो जाएगा। द स्टोरी डिड नॉट गो बाय वेल इनफ। तो गो बाय, गो डाउन आएगा यहाँ पे, सेकंड है, वैसे सीख लेते हैं सबके क्या मीनिंग है। गो बाय, टू मूव पास्ट इन स्पेस और टाइम। यू कैन वॉच द ट्रेन्स गोइंग बाय फ्रॉम दिस विंडो। खिड़की में बैठ के सारा दिन देख रहे हैं ट्रेन जा रही है ना, निकल गई है, ये गाड़ी निकल गई है। लाइट चली जाती थी छोटे होते तो बाहर निकल के गाड़ियाँ गिनने लग जाते थे, एक ही टाइप की कौन सी गाड़ियाँ गई हैं या कितनी गाड़ियाँ गई हैं। आई डोंट नो आपने बचपन में किया कि नहीं किया। तो कोई चीज़ आपके आगे से निकल रही है तो वो गो बाय है। एक गो बाय का मतलब ये भी होता है टू फॉलो समथिंग और बी शोन द वे बाय समथिंग। आई एम सॉरी मैडम बट वी हैव टू गो बाय द रूल्स। मतलब हमें माफ़ कीजिएगा, हमें रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो फॉलो करना किसी को। गो डाउन का मतलब कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम ऐसा लिखा जाएगा, आपको याद किया जाएगा। बी रिकॉर्डेड और रिमेंबर्ड इन अ पर्टिकुलर वे, आपको इस तरीके से याद किया जाएगा, आप ऐसे ऐसे काम करो, उसका जो नाम है वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। गो डाउन का एक मतलब ये भी होता है टू बी रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर वे। कोई चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से समझी जा रही है तब हम यूज़ करते हैं गो डाउन। द जोक डिड नॉट गो डाउन वेरी वेल। जोक सुनाया, सामने वाले हंसे नहीं, बोल दिया हंसना था क्या, ताली भी जानते क्या। तो द जोक डिड नॉट गो डाउन वेल, ठीक है। तो पर्टिकुलर तरीके से रिसीव किया गया उसे। गो इनटू का मतलब टेक अप अ सब्जेक्ट इन स्टडी और एज एन ऑक्यूपेशन। जैसे ही वेंट इनटू बैंक्रप्सी लॉ, तो मतलब किसी चीज को आपने पढ़ाई की तरह एक तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। कोई सब्जेक्ट आपने चूज किया, अब आप उसमें आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं, तो बैंक्रप्सी लॉ में उसने पढ़ाई की, आगे की बात हो रही है वो, ठीक है, या उसमें अपना प्रोफेशन बनाया। एक गोफ का मतलब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब में। कोई गन है, कोई बॉम्ब है या सिमिलर डिवाइस फट जाए, अगर पिस्टल जो है वो वेंट ऑफ हो गई है, गो ऑफ हो गई है, एक ही बात है, मतलब फट गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आए, तो जो स्टोरी है डिड नॉट गो बाय वेल इनफ, मतलब उसे बढ़िया तरीके से नहीं लोग प्रिसीव कर रहे, स्टोरी लोगों को अच्छी नहीं लगी, ये वाला सेंस देना है। टू प्रिसीव इन अ पर्टिकुलर वे, तो वो गो डाउन था। गो डाउन के दो मीनिंग थे ना, एक इतिहास वाला था और एक किसी चीज को किसी पर्टिकुलर वे में, वो जोक वाला एग्जाम्पल दिया था, ये आएगा। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना किसी चीज को। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, तो यहाँ एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है। गो ऑफ बॉम्ब फटने की कोई बात नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन चूज करने की बात नहीं है, तो गो डाउन आएगा, आपका ध्यान रखिएगा। यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, क्या मीनिंग होता है सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। पार्टेक एक वर्ब है जिसका मतलब खाना पीना। अच्छा, ये यूज कैसे होता है,
2 के बाद V1 है और आगे ना ऑफ आता है। वुड यू केयर टू पार्टेक ऑफ अ लिटिल वाइन विद अस? थोड़ी बहुत है, एक एक पैग हो जाए, वैसे वाली बात हो रही है। मतलब खाना पीना मस्त, बिल्कुल पार्टी शार्टी की बात हो रही है। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ होता है, तो ऑफ तो कहाँ है, ऊपर गलत है, तो ये नो इम्प्रूवमेंट रॉन्ग हो गया। 2 के बाद V1 और ऑफ भी है। फॉर पार्टेकिंग कोई टर्म नहीं है, होता है तो आगे ऑफ आता है। इन पार्टेकन कोई टर्म नहीं है, होगा भी तो आगे ऑफ चाहिए, मतलब गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। ठीक है, मतलब आप आ सकते हो और मेरे साथ ये जो लाइट रिफ्रेशमेंट है, चाय पानी नाश्ता वगैरह आप कर सकते हो। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे भाई। तो चलो बताओ भाई क्या बनेगा इसके अंदर। एड मोर फ्लो इफ द डो इज टू स्टिकीएस्ट। पहली बात तो इसे फ्लावर नहीं बोलते, फ्लोर नहीं बोलते, और इसे डफ नहीं बोलते। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर कुछ लोग बोल देते हैं, फ्लावर, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर, डो, डो। ठीक है, उसने बोला एड मोर फ्लावर इफ द डो इज टू स्टिकीएस्ट। अब बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए यहाँ पे। एड मोर फ्लावर, फ्लावर मतलब आटे की बात हो रही है। इफ द डो इज टू स्टिकीएस्ट, डो मतलब जो आपने गूंदा है, वो जो क्या बोलते हैं, पेड़ा सा बनाया है रोटी का, रोटी का कह रहा हूँ, आटे का पेड़ा जो बनाया उसके बाद रोटी बनती है ना, तो डो मतलब वो जो आटा गूंदा है, उसके बाद छोटे छोटे पेड़े आपने निकाल दिए, फिर बेलन से उसे फ्लैट बनाते हैं और फिर सेकते हैं, है ना, वो है ये। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है डेफिनेटली। 2 जो होता है वो अपने बाद नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लेता है। एड मोर फ्लावर, फ्लावर इफ द डो इज टू स्टिकी आएगा यहाँ पे, तो स्टिकीएस्ट गलत है। 2 के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। कंपैरेटिव रॉन्ग हो गया। और मच, स्टिक का कोई सेंस नहीं है, स्टिक वर्ब होती है। यहाँ पे जो टर्म चाहिए वो एडजेक्टिव चाहिए। अगर डो ऐसा हो, डो एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है बेटा, एडजेक्टिव करता है ना, इसलिए हमको एडजेक्टिव चाहिए। ये भी गलत हो गया, सेकंड आंसर है। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। तो कंप्यूटर क्राइम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए प्लूरल कैसे आ सकता है, हैव नहीं आएगा। उसके बाद हैज बीन इन द न्यूज होता है तो ओन नहीं आएगा। उसके बाद द 1980s लिखा हुआ है, 1980s, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते, ये गलत, तो मतलब थर्ड आंसर है। रिया रैन एज फास्टली एज अ चीता एंड सेव द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग। तो एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, तो ये गलत हो गया। पॉजिटिव डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। रिया रैन एज फास्ट एज अ चीता एंड सेव द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि सरप्राइज करेंगे उनके टीचर को, देयर टीचर, ओके, ऑन हर बर्थडे। ये देयर किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए, क्लियर है। हर किसके लिए आया हुआ है, टीचर के लिए, मतलब ठीक लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया सरप्राइज करेंगे टीचर को ऑन हर बर्थडे। मुझे तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, बाकी चेक कर लेते हैं। एट हर बर्थडे नहीं होता, गलत होगा, ऑन आता है। ऑन समबडीज बर्थडे होता है। देयर ये वाला गलत है, THEIR वाला चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बताना है। हर टीचर कौन है, प्लूरल है, तो हर भी नहीं आ सकता, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ही इज अ वीक स्टूडेंट एंड समहाउ पुल्ड ओवर द एग्जाम्स। क्या मीनिंग है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है पुल ओवर का। इफ अ व्हीकल पुल्स ओवर इट मूव्स टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज पुल ओवर कर गई है तो वहां पे वो रुक गई है। जस्ट पुल ओवर हेयर एंड आई गेट आउट एंड वॉक द रेस्ट ऑफ द वे। मतलब यहीं साइड में लगा लो, मैं बाहर निकलता हूँ और पैदल चल के जाता हूँ। तो अगर कोई व्हीकल पुल ओवर करता है तो इट मूव्स टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप। तो बीच में थोड़ी रोक दोगे, सड़क के साइड में ही रोकोगे ना, तो साइड में गाड़ी आपने लगा ली और रोक लिया। अगला है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है कि आप रिकवर कर जाएं किसी इलनेस से, या फिर किसी डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन से आप सक्सेसफुली उससे रिकवर कर जाते हैं, तो मतलब आपने उसे पुल थ्रू कर लिया है। इलनेस जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है ओवरकम करना, बट वी होप
शी विल पुल थ्रू, बट हम ऐसा होप कर रहे हैं कि वो इससे रिकवर कर जाएगी। पुल डाउन का मतलब होता है डिसमेंटल कर देना या डिमोलिश कर देना बिल्डिंग को। हाउस वॉज पुल्ड डाउन एंड द साइट रीडेवलप्ड, तो हाउस को गिरा दिया गया और उसके बाद साइट को रीडेवलप कर दिया गया। ये साइट आया था ना जब मैं पढ़ा रहा था, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड में मैंने ये साइट बताया था। साइट मतलब जगह की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो सारे हो गए। पुल ओवर का मीनिंग समझ में आ गया आपको। पहला मीनिंग पुल ओवर का गाड़ी से रुकना है। पुल थ्रू का मतलब समझ में आ गया आपको, पुल थ्रू का रिकवर कर जाना। पुल डाउन का आपको मीनिंग समझ में आ गया, डिमोलिश कर देना। एक है पुल अप और एक है पुल टुगेदर। क्या मैंने आगे मीनिंग लिखे? बिल्कुल लिखे। पुल अप व्हीकल के लिए यूज होता है, इसका मतलब भी होता है कहीं पे गाड़ी आपकी खराब हो गई है, कहीं पे गाड़ी रुक गई है, बीच में आपने रोक दी है, वहां पे भी बोलते हैं पुल अप। ही पुल्ड अप आउटसाइड द कोटेज, तो कोटेज के बाहर उसने गाड़ी जो है रोक दी है, कम टू अ होल्ड। पुल टुगेदर का मतलब टू वर्क हार्ड एज अ ग्रुप इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, तो मिल के आप लोग काम कर रहे हैं ताकि आप कुछ अचीव कर सकें। वी डू नॉट हैव मच टाइम बट इफ वी ऑल पुल टुगेदर वी शुड गेट द जॉब डन, ज़्यादा वक्त नहीं है बट सब मिल के काम करेंगे पुल टुगेदर तो हम लोग इस जॉब को पूरा कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताओ क्या आना चाहिए। वो एक वीक स्टूडेंट है और सम हाउ उसने एग्जाम्स को क्या कर लिया, तो एग्जाम्स उसके लिए फिर डिफिकल्ट हो गए ना, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम कर गया, उससे उभर गया। तो पुल थ्रू आना चाहिए, जो कि बीमारी के लिए भी यूज होता था और इन जनरल नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर जाते हैं उसके लिए भी यूज होता था। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आई कैन नॉट मेक आउट माई माइंड अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड समथिंग। जैसे किसी ने आपको कोई चीज समझाई है, इफ यू आर या इफ यू डू नॉट मेक इट आउट, इसका मतलब ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उसे। किसी ने डायरेक्शन बताई है तो आप उसे क्लियरली अगर मेक आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं है वो। तो यहाँ पे बोल रहा मैं अपने माइंड को ये नहीं कर सका, किस चीज को लेके, अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर। विंटर में वेकेशन लेने की बात हो रही है, छुट्टी लेने की, तो माइंड बना नहीं सका, उसके लिए मेक अप होता है ना कि मेक आउट। और मेक आउट और मेड आउट एक ही है, बस ये पास्ट में गया हुआ है, जबकि कैन मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, यस और नो। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। मेक ऑन कोई टर्म नहीं होता है, मेक अप होता है। मेकअप का मतलब बनाना, मन को बनाना, जैसे आई एम मेकिंग माई माइंड अप, है ना, बना रहा हूं मैं मन। या फिर आई कैन नॉट मेकअप माई माइंड, तो मतलब मैं मन नहीं बना सका विंटर में छुट्टी लेने के लिए। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। वाइल द ऑनलाइन क्लास वॉज गोइंग ऑन दे हैड टू कीप देयर कैमराज ऑन। जब ऑनलाइन क्लास जो है चल रही थी, दे हैड टू कीप देयर कैमराज ऑन। यहाँ हैड इकलौता आया हुआ है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता है कोई एक्शन चल रहा था फिर एकदम से कोई दूसरा एक्शन हो गया, तो ये सेकंड है, और उधर वॉज वर आईएनजी आता है, वही लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। तो हैव तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट टेंस है, उधर देखो पास्ट चल रहा है। वाइल द ऑनलाइन क्लास वॉज गोइंग ऑन, फिर से प्रेजेंट नहीं आएगा, पास्ट की बात चल रही है। हैड के बाद V3 आता है, ये तो गलत हो गया। अगर हैड के बाद मेन वर्ब आ रही है तो थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए थी, तो सिर्फ यही आएगा। और हैड टू V1 एक टर्म भी होता है ना, हैड टू डू, हैड टू गो। और देयर भी किसके लिए आया हुआ है? द ऑनलाइन क्लास वॉज गोइंग ऑन दे हैड टू कीप, ये देयर जो है दे के लिए आया हुआ, मतलब ठीक लिखा हुआ है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड है। आई शेल सर्टेनली राइट टू यू व्हेन आई शेल रीच बेंगलुरु। तो आपको ध्यान होगा कि व्हेन इफ के बाद इनके बाद हम लोग विल शेल का यूज नहीं करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैनी या मैन हमने ये भी पढ़ा था, मैनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो उसके बाद कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है, बोलो हाँ। बट अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आती है, और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। जानते हैं आप सभी बच्चे, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मैनी के बाद आर्टिकल ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। मैनी के बाद आर्टिकल ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, मतलब ठीक लग रहा है मुझे। अब मैनी के बाद अगर प्लूरल लिख रहे हो तो फिर ये भी प्लूरल होना चाहिए था, गलत। प्लूरल के पहले ए आ नहीं सकता। मैनी के बाद अगर मैनी लिख रहे हो तो फिर डायरेक्ट प्लूरल आना चाहिए था, MEN होना चाहिए था। फिर अगर सिंगुलर लिख रहे हो तो फिर AN होना चाहिए था, वो ऊपर है, मतलब ये नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड।
शी कुड नॉट अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस। कहने का मतलब है कि वो अटेंड नहीं कर पाई मेरे भाई की शादी अपनी इलनेस के बावजूद। अपनी इलनेस के बावजूद तो वो कर पाई होगी ना, तब बोलने का फायदा है कि बीमार थी फिर भी आ गई। इन स्पाइट ऑफ तो तब बोलने का फायदा है, तो इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे यूज नहीं होगा। अच्छा, इनके मीनिंग पता है? इनके मीनिंग सीख लेते हैं। अच्छा, इंस्टेड ऑफ का मीनिंग तो आपको पता है ना? इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस डू दैट, ये करने के बजाय वो करो। तो यहाँ पे कुछ के बजाय का सेंस नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ के कारण का सेंस देना है कि वो अटेंड नहीं कर पाई भाई की शादी क्योंकि बीमार थी। क्योंकि का सेंस देना। और बिकॉज ऑफ आपने पढ़ा हुआ है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या फर्क होता है? बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत प्यार से आपको ये मुझे याद आ रहा है जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, जो प्रैक्टिस कोर्स है उसके अंदर समझाया। जो बिकॉज होता है वो आपका कंजंक्शन होता है, और जो बिकॉज ऑफ होता है वो आपका प्रेपोजिशन होता है। ये सुन लो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बिकॉज ऑफ आपका आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, बट फॉर का क्या मतलब होता है? बट फॉर का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, इसको छोड़कर। बट फॉर द आफ्टरनून शावर इट वॉज अ परफेक्ट डे, मतलब आफ्टरनून शावर को छोड़ दे, उसके अलावा सब बढ़िया था। बट फॉर का एक मतलब ये भी होता है वर इट नॉट फॉर, बट फॉर द चिल्ड्रन दे वुड हैव गोटन अ डाइवोर्स लॉन्ग अगो। अगर बच्चे ना होते ना, अगर बच्चों के लिए कुछ ना करना होता ना, तो उन्होंने कब का डाइवोर्स ले लिया होता। यहाँ इन्होंने एक चीज़ गलत की हुई है, हैव के बाद V3 चाहिए, गोट आएगा, गोटन तो एडजेक्टिव होता है, गलत लिखा हुआ है ये। अमेरिकन जनरली V3 को गोटन की तरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, गोटन को V3 की तरह यूज़ कर लेते हैं, यूके इंग्लिश में नहीं करते। तो वर इट नॉट फॉर, अगर बच्चों के लिए ना होता ना तो वो कब का डाइवोर्स ले गए होते। तो अगर उनके लिए ना होता ना, या इसके लिए ना होता ना, ऐसा ना होता ना, वैसा ना होता ना, कंडीशन भी जस्टिफाई करता है ये बट फॉर, ठीक है। और बट फॉर का मतलब एक्सेप्ट फॉर तो होता ही है। तो यहाँ पे ना एक्सेप्ट का सेंस देना है और ना कंडीशन बतानी है, बस ये बताना है कि वो अटेंड नहीं कर पाया भाई की शादी। किस लिए अटेंड नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ हर इलनेस, अपनी बीमारी के कारण नहीं अटेंड कर पाई सॉरी। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर, ये हमने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ा है। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज टू समबडी होता है, याद होगा, और फॉर समथिंग होता है, ये बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। आई अपोलोजाइज टू यू फॉर दिस मिस्टेक, है ना। तो अपोलोजाइज टू समबडी होता है, टू कहाँ है? टू यहाँ है, तो ये आंसर हो गया, बस बाकी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। द स्टूडेंट अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। My uncle is a colonel who gets extremely angry over petty issues every now and then. तो एक्सट्रीमली एंग्री के लिए जो टर्म होता है वो होता है फ्यूरियस, हद से ज़्यादा गुस्सा है, आग बबूला हो रखे। फियर्स तो खूंखार होता है, तो ये तो जानवर के लिए यूज़ करते हैं। कोई इंसान ज़्यादा वॉयलेंट हो रहा हो, हाथ पैर उठा रहा हो, बिल्कुल सर फोड़ रहा हो किसी का, दीवार में मुक्के मार रहा हो, और जनरली ये जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, गलत हो गया। इंसान के लिए भी कर लेते हैं, वॉयलेंट इंसान, निर्दयी, क्रूल। तो एंग्री तो एक सिंपल टर्म है ना यार, एंग्री तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। फ्यूरियस उसका एक्चुअल सिनोनिम है। फियर्स तो मैंने बता दिया, एक्सट्रीम इमोशन हो जाता है, ये नहीं होगा। हीटेड कोई चीज़ एक्चुअल में गर्म है, असली में हाथ लगाते ही जल गई कोई चीज़, आपका हाथ जल गया, तो ये गलत हो गया। वॉयलेंट का मतलब भी फियर से रिलेटेड है, ये भी गलत, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्या कर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन को ओवर करते हैं। दिस इज द वर्स्ट फेमीन दिस कंट्री हैज सीन इन अ डेकेड। तो दिस इज द वर्स्ट नहीं, द बोला है ना, तो द वर्स्ट होना चाहिए। बैड, वर्स, वर्स्ट। वर्स्ट तो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है। तो दिस इज अ वर्स्ट फेमीन, फेमीन मतलब सूखा। तो इस कंट्री ने ये अब तक का सबसे वर्स्ट फेमीन देखा है इस डेकेड का। तो वर्स्ट फेमीन का मतलब है इससे तगड़े लेवल का अकाल या सूखा नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे वर्स्ट, क्योंकि देखो वर्स्ट जो है ना, ये एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। और वो अपने पहले अगर वेरी लेके आ रहा है फिर दा भी लेके आएगा। द वेरी वर्स्ट होता तो 1% कंसिडर करते, जो कि नहीं है, क्योंकि आपको इतना पार्ट अंडरलाइन करना है। देखो इतना पार्ट अंडरलाइन है, उसको रिप्लेस करना है। और मोस्ट वर्ड्स कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके पहले मोस्ट लगा रहे हो, उसे सुपरलेटिव भी बना रहे हो, कोई सेंस नहीं है। और ये कंपैरेटिव डिग्री है जो कि कंपैरिजन हो नहीं रहा। तो सारे जितने भी फेमीन अब तक आए इसमें सबसे वर्स्ट था, तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन करने की जो टेक्निक है अच्छे से समझ में आ गई है।
आ गई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है पहले, उसके बाद 1 बाय 1 एलिमिनेट करते चलना है। ये नहीं कहना है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, उसमें मजा नहीं आ रहा, अपने आप से पूछना है कि ये गलत क्यों है यहाँ पे। जब तक जवाब नहीं आए अंदर से कि ये इसलिए गलत है, ये इसलिए सही है, तब तक मत लगाओ। और अगर उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। और दिमाग दौड़ेगा कैसे, आगे पीछे से हिंट लो कि कैसी बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट को देखो। जितना कॉन्टेक्स्ट को देखोगे उतनी आसपास की चीज़ें पकड़कर आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि हाँ आंसर क्या चाहिए। तो एलिमिनेट करते चलो, और एलिमिनेशन तभी होगी जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। तो प्रैक्टिस करने का बेटा तभी फायदा है जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपने पढ़ा हुआ था बट आप फिर भी गलत कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उस चैप्टर से जाकर रिवाइज कीजिए। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए उसे सबसे पहले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर है, और मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर लेवल 2 के क्वेश्चंस के अंदर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।